हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो डेली टेस्ट हमारा चलाया जाता है उसका 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, और दोस्तों विश्वास मानिए इसको आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो आने वाला एग्जाम है उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। क्या सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जो कि किस नदी के किनारे है। तो यह जो है दोस्तों रावी नदी के किनारे है। किसके? रावी नदी, कह सकते हैं सतलज नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई है। और इसको खोज निकालने में जो है दोस्तों सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो दो भारतीय जो थे वो कौन थे। तो एक राखाल दास बनर्जी थे, एक दयाराम साहनी। राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो दोस्तों 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। किसकी? हड़प्पा की खोज किया था। वहीं राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। किसको? मोहनजोदड़ो की खोज किया था। और यह जो दोस्तों कभी कभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा जो है दोस्तों यह किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो दोस्तों यह रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो दोस्तों यह सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे? मोहनजोदड़ो जो हमारा वह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और भी कुछ अगर तथ्य की बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल था वो कौन था। तो सबसे बड़ा अन्नागार की बात कर ले। अन्नागार जो है वो हड़प्पा से पाया गया था। एवं सबसे बड़ा स्नानागार जो वह कहाँ से पाया गया था, तो वह मोहनजोदड़ो से पाया गया था। मोहनजोदड़ो का मतलब हड़प्पा का जो विस्तार था दोस्तों वह कहाँ से कहाँ तक, तो यह 4 दिशाओं में था। उत्तर में कहाँ तक था? उत्तर में पूरब में आलमगीरपुर तक था, दक्षिण में दैमाबाद तक था और सुतका गेंडोर तक था। और उत्तर में सुतका गेंडोर और पश्चिम में कहाँ तक था इसका, और बताइएगा कहाँ तक था आप लोग। और सर जॉन मार्शल जो थे ये कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो थे इन्हें के कहने पर दोस्तों इन्हें पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो देखिए वैदिक कर्मकांड हम सबको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है 4 है। कौन कौन है? तो हमारा पहला हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों ऋग्वेद हैं। और सबको दोस्तों कुछ ज्ञाता होते हैं, उन्हीं को ही कि अलग अलग ज्ञाताओं को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते थे उन्हें क्या, तो उन्हें होत्रा कहा जाता था। क्या? होत्रा। और ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे उन्हें क्या कहता था, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अथर्ववेद के जो ज्ञाता थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। क्या? ब्रह्मा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, तो इसका सही उत्तर जो देगा वह हमारा क्या हो जाएगा, वैदिक कर्मकांड में होता क्या, होत्रा कौन थे? तो होता जो थे वह क्या थे? तो होता जो थे दोस्तों वह मतलब कि क्या कह सकते हैं कि जानकार थे। और किसके जानकार थे? तो ऋग्वेद के जानकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजगिरी का राजकीय चिकित्सक जीव जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या था। यानी बोल रहा है दोस्तों राजगिरी जो दोस्तों जो कि नालंदा के पास स्थित है, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उन्हीं के समय दोस्तों चिकित्सक जो जीवक जो है एक बहुत ही प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे। और गणिका का मतलब होता है जैसे इस समय अभी वैश्यावृत्ति होता है, उसी समय प्राचीन काल में गणिका का जो दोस्तों वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को किया जाता था। और
जीवक जो थे दोस्तों उन्हीं के एक पुत्र थे। और यहाँ पूछ रहा है, यानी साफ शब्द में कह रहा है कि जीवक की माता कौन थी। तो जीवक की माता का जो नाम था वह सलावती था। क्या? सलावती था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछ ले दोस्तों जीवक, तो जीवक ने किसकी किसकी जो है सेवा की थी, तो इन्होंने दोस्तों गौतम बुद्ध की भी सेवा की थी, चंद्रप्रद्योत की सेवा की थी, और ऐसे बहुत सारे राजाओं की इन्होंने सेवा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत की लिपि जो दाएं से बाएं लिखी, तो दाएं से बाएं जो लिखी जाने वाली लिपि है वह खरोष्टी लिपि है। कौन सी खरोष्टी लिपि? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका विकास जो हुआ था कब दोस्तों? तो जब ईरानियों का आक्रमण हुआ था भारत पर। कब? ईरानियों का जब भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय दोस्तों खरोष्टी लिपि का क्या हुआ था? भारत में विकास हुआ था। ब्राह्मी लिपि की बात कर ले तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और यही जो दोस्तों इसका जो आधुनिक रूप है वो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देवनागरी कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन जो कुछ अभिलेख हैं जो जैसे कि विदेशों में पाकिस्तान या अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो अभिलेख पाए गए हैं वो जो है खरोष्टी लिपि में लिखी गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन काल में एक विद्या का बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं दोस्तों विश्वविद्यालय था। और ज्यादातर विद्वान जो थे या ज्यादातर जो जितने भी विद्वान हुए वो सभी जो है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। जैसे आपके हो गए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चाणक्य हो गए, ये सभी जो दोस्तों चरक हो गए, जीवक हो गए, ये सभी जो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चरक और जीवक दोनों हो जाएगा दोस्तों। और दोनों को दोनों दोस्तों एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी और डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो देखिए दोस्तों, पूर्व मध्य काल में दोस्तों शिक्षा का केंद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये तीनों जो दोस्तों पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र था। लेकिन तक्षशिला जो था दोस्तों यह पूर्व मध्य काल में नहीं, यह प्राचीन काल में तक्षशिला जो था शिक्षा का केंद्र था। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था? देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी जो है भारत पर बार बार आक्रमण करता था। और लगातार जब यह आक्रमण करता था तो यह किस लिए आक्रमण करता था? तो इसे अकूत संपत्ति यानी धन दौलत बहुत भारत से चाहिए था, लेकिन यह इसे मिलता नहीं था। तो कुछ इतिहासकारों ने इसे सलाह दिया कि वह जो है भारत पर आक्रमण करे, क्योंकि ज्यादातर भारतीय जो है अपना धन जो है मंदिर में छुपा कर रखा करते थे। तो उन्हीं के कहने पर महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किया और वहां से धन दौलत लूटकर वापस चला गया और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और जब सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था उस समय वो ईंट का बना हुआ था और भीमदेव ने इसे फिर से पत्थरों से बनवाया था। तो सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो दोस्तों यह आक्रमण किया था किसके शासनकाल पर? तो यह जो क्या था, इसलिए प्रश्न दोस्तों गलत है, इसका उत्तर जो होगा कहीं कुछ और होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक जो थे वह कौन थे? तो वह अलबरूनी थे। कौन? अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित शासक नहीं है? तो इसमें देखें दोस्तों, राणा हुमीर यह जो मेवाड़ का शासक हुआ करते थे, राणा चुंडा यह मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, मलिक राजा फारूक यह खाना देश के शासक हुआ करते थे, मलिक सरवर ख्वाजा ये मालवा के शासक नहीं हुआ करते थे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया हुआ था, तो वह दो राज्य कौन कौन से थे? तो वह दो राज्य जो थे दोस्तों, बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के समान था? तो अकबर के द्वारा जो बनाई गई इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के समान था, वह पंचमहल का था। कौन सा? पंचमहल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधि का सूत्रपात किया था, उस संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो था वह पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी मिला लीजिएगा, आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव भी देना है तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और इसका पीडीएफ जो आप दोस्तों आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल द डेली सेट प्रैक्टिस पर मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो दोस्तों यह सन 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों को विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो देखिए दोस्तों, बंगाली नेता राधाकांत देव जो थे, ये ने दोस्तों रूढ़िवादिता का समर्थन किया और इन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। जबकि दोस्तों ये पहले ऐसे नहीं थे। यह जो दोस्तों राजा राम मोहन राय के समकालीन हुआ करते थे और ये उनके राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव के बीच में व्यापारिक मतभेद उत्पन्न होने के कारण इन्होंने जो दोस्तों सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध करना शुरू कर दिया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया गया। जैसे कैसे? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, तो राधाकांत देव का कहना था कि सती प्रथा जो है वह सही है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन की सहायता से किसकी सहायता, राजा राम मोहन राय की सहायता किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंकिट ने किया था। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, महारानी विक्टोरिया या 1858 को देखिएगा। तो बात कर ले 1858 का, तो 1858 से पहले भारत में अंग्रेज जो आया था वह एक व्यापारी के रूप में आया था और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से वह दोस्तों भारत पर अपना प्रभुत्व जमाने लगा। और इस प्रभुत्व को देखते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को ऐसा लगने लगा कि ऐसा ना हो कि एक कंपनी जो पूरे भारत पर अपना मतलब अधिकार शासन से कर रही है वो बाद में हो जाए कि ब्रिटिश के लिए ही हानिकारक हो जाए। और जब 1857 का क्रांति हुआ तो उसके बाद जो मतलब कहते हैं कि सामने जो आया उसको लेकर 1858 का उद्देश्य पारित हुआ। उसमें दोस्तों भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भर विचार का परित्याग करना पड़ा। यह भी दोस्तों ये सही कथन है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया था, यह भी सही है। यानी कि सत्ता जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सीधे क्राउन के हाथ में चला गया था। और भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार को जो नियमन करना नहीं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था उसे
समाप्त कर दिएगा। तो तीसरा नंबर कथन जो है हमारा सही है, केवल 1 और 2 कथन जो है वह सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए दोस्तों, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात कर ले तो चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी को, राजकुमार शुक्ल ने जो था बिहार के पश्चिमी चंपारण के भितिहारवा गांव के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके कहने पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया। और जब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया तो उसकी सहायता बाद में जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन्होंने सभी ने जो जैसे राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, इन्होंने सभी ने जो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का समर्थन किया। तो जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल, ये तीनों जो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, जबकि राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं थे। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसको प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी षड्यंत्र केस जो दोस्तों यह क्या है? तो देखिए दोस्तों, सन 1925 ईस्वी में, कब? सब 1925 ईस्वी में भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खजाना था वह सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। उसमें उस खजाना को कुछ क्रांतिकारियों ने लूट लिया। उसी को दोस्तों इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है। और इसमें दोस्तों जो प्रमुख जो आरोपी थे वो कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे और रोशन सिंह थे। इन सभी को दोस्तों फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा 1, 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो सौंपा गया था दोस्तों वह जगजीवन राम को सौंपा गया था। किन्हों? जगजीवन राम को। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लें तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों अरविंद घोष है। कौन? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो देखो दोस्तों, जैसे घर में परिवार होता है और जैसे माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होता है, बहन होता है, वैसे ही दोस्तों सौरमंडल एक परिवार है। और इसमें दोस्तों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु सब ये सब आते हैं, जबकि निहारिका जो दोस्तों यह उसका सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभाव किया था? तो यह किसने किया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन ने और हिमानी चक्र ने, दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा सही उत्तर जो है पहला ऑप्शन है हमारा क्या? तो रेत का रेगिस्तान। तो रेत का रेगिस्तान जो दोस्तों यह नहीं करता। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ताजा बर्फ से ढकी भूमि जो है यह सबसे ज्यादा जो है परिवर्तन करती है, प्रकाश का परिवर्तन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रतिधाराओं को परिविमुख प्रभाव, क्या विषुवतीय प्रतिधाराओं के परिविमुख प्रभाव की व्याख्या किस में होती है? तो यह जो होती है दोस्तों किस में होती है? तो
तो यह जो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा ये होती है, ये दो 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 विषुवतीय धाराओं के अभिसरण होते हैं। किसकी? दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकनी माटा यानी चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिली जो दोस्तों तांबा के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा दोस्तों, भारत में तांबा के प्रसिद्ध के लिए कौन सा है? तो राजस्थान का खेतड़ी। क्या? राजस्थान का खेतड़ी जो है प्रसिद्ध है। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों मस्टीजो कहा जाता है। क्या? मस्टीजो। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मस्टीजो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नहर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो अमेरिका का पेरिस जो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो अमेरिका का पेरिस जो है ब्यूनस आयर्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो दोस्तों जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ? नुब्रा घाटी के उत्तर में। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? देखिए दोस्तों, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है, लेकिन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? बागमती की बात कर ले तो यह जो दोस्तों नेपाल से निकलती है, और यह कोसी जो दोस्तों ये भी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है, और कमला भी दोस्तों नेपाल से निकलती है, और इस सभी को जो भी दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी की बात कर ले तो हमारा सोन हो गया, फाल्गु हो गया और पुनपुन हो गया। ये सब जो नदियां हैं यह उत्तर की ओर प्रवाहित हो। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील की बात करेंगे दोस्तों तो कोडाई कनाल जो दोस्तों यह एक कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है कुल 20 है। कितनी है? 20। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरिया जो है दोस्तों क्या है? तो चिरिया जो है एक लौह अयस्क खनन है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा उत्पादन है केंद्र है वह जामनगर है। कहाँ? जामनगर। जामनगर कहाँ दोस्तों? यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है? तो यह भी गुजरात में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में हमारा, और नुनमाटी कहाँ है? तो यह जो है असम में है। कहाँ? असम में है। अगला प्रश्न है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का जो प्रतिपादन है यह क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित किया था। किसके? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकनी संश्लेषण उत्पन्न होता है। तो नौकनी जो होता है दोस्तों यह फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है। किसके? फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में संबंधित नहीं है? तो कौन सा विषय जो दोस्तों भारतीय संविधान के संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो रक्षा जो दोस्तों, रक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, ये सब जो दोस्तों यह संघ सूची का विषय है, जबकि कृषि जो दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है, और यह जो कृषि जो दोस्तों संवर्ती सूची के अंतर्गत भी आता है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह कृषि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन में ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दोस्तों
हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी WC डेकमोन जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा का नियत करता है? तो यह कौन करता है दोस्तों, तो शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो यह है राष्ट्रपति का आशय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो सही तो बात करेंगे तो पहला कथन है, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीट। हाँ दोस्तों सीट, बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 16 और उत्तर प्रदेश में 31। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते, यानी लोकसभा में 80 सीट है किसके, लोकसभा के। अब बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 40 है। तो कथन दोनों जो है दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है? तो बड़ी संसदीय समिति की जो बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में दोस्तों सदस्यों की संख्या कितनी है, 30 है। कितनी, 30। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अपराकलन समिति में सदस्यों की संख्या 22, 15 जो दोस्तों लोकसभा से और 7 जो है दोस्तों कहाँ से, राज्यसभा से। सरकारी लोकसभा उप समिति, इसमें भी दोस्तों सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 जो है दोस्तों राज्यसभा से। याचिका समिति के इसमें भी दोस्तों 22 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के लिए उपबंध है। तो यह कब है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह दोस्तों विधि के समस्त समानता के अधिकार को भाग यहाँ 3 होगा दोस्तों, भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य, यानी मूल ढांचा में जो संविधान आता है उस पर अगर कोई कानून बनाया जाए तो उसको दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध का विशेष रूप से प्रसंग म्युनिसिपल संबंध क्या है? तो इसका संबंध क्या है दोस्तों, तो योजना कार्यक्रम में राज्य पर केंद्र नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने पंचायतों का गठन की सिफारिश की थी? तो पंचायतों के गठन की सिफारिश जो की थी वह अशोक मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय की सही क्या है? तो इसमें जो हमारा देखेंगे दोस्तों, तो सभी का सभी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो वर्तमान में भारत में 6 जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हैं। उनमें से दोस्तों बहुजन समाज पार्टी जो है एक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और कौन कौन सा है दोस्तों, तो कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और क्या हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, और 3 और हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति के सदस्यता ऑर्डमन बनाने का सुझाव दिया था? तो यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यानी लोकपाल बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो प्रथम सुशासनिक आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार तथा प्रवासी वर्षों की समाप्ति किस वर्ष की गई? तो यह जो की गई थी दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर डी 1971 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कांग्रेस प्रणाली का वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में अंत हो गया। हाँ दोस्तों, इससे पहले कांग्रेस जो है दोस्तों पूर्ण बहुमत से आया करती थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन गठबंधन के, तो यह जो कथन है वो सही है। वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी अकेली पार्टी बनकर, हाँ यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।